पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, उसका एक रीजन है इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। तो बेसिकली रिसेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, ये एक्चुअली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या महंगाई का होना किसी भी देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर महंगाई को कम किया जा सकता है? और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से क्यों स्टॉक मार्केट में करेक्शन आती है, गिरावट आती है? तो बेसिकली दोस्तों ये कंप्लीट आपको सवाल के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से सिंपल लैंग्वेज में ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिसेशन है, इसकी जो मेन वजह है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। अब महंगाई एक्चुअली होना, इन्फ्लेशन होना, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि किसी भी देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। आज जिस तरीके से इन्फ्लेशन को दिखाया जा रहा है, एक्चुअली इन्फ्लेशन आज के दौर का सबसे बड़ा विलन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन होना किसी भी देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है। समझिए, मैं किसी कार के शॉप में कार लेने जाता हूं और मुझे ऐसा पता चलता है कि 7 दिन बाद इस कार की कीमत 50,000 रुपए बढ़ने वाली है। तो आप मुझे बताइए, वो कार आप कब खरीदोगे? आज खरीदोगे या एक हफ्ते बाद खरीदोगे? ऑब्वियसली वो कार आप आज ही खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते बाद उस कार की कीमत बढ़ने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो कार खरीदने और आपको पता चलता है कि एक हफ्ते बाद उस कार की कीमत 50,000 रुपए गिरने वाली है, तो आप आज खरीदोगे या एक हफ्ते बाद खरीदोगे? ऑब्वियसली एक हफ्ते बाद खरीदोगे, क्योंकि उसकी कीमत गिरने वाली है। तो सिंपल सी बात है, पहले केस में आपने आज ही खरीदा क्योंकि एक हफ्ते बाद उसकी कीमत बढ़ने वाली थी। कीमत बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना। पहले केस में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली थी, इसलिए उस चीज को आपने आज ही खरीदा। और दूसरे केस में महंगाई कम होने वाली थी, कीमत कम होने वाली थी, इन्फ्लेशन कम होने वाली थी, इसलिए आपने उस चीज को नहीं खरीदा। इसका क्लियर मतलब है, जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो वो आपसे खर्चा करवाती है। इसके लिए इन्फ्लेशन होना किसी भी देश के लिए अच्छी बात है। और आप समझिए, एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो तो आपका वो खर्चा है, लेकिन उस रेस्टोरेंट वाले की आमदनी है। तो खर्चा होना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड, पूरी कंट्रीज ये चाहती है कि इन्फ्लेशन हो। बट ये प्रॉब्लम जो चल रही है अभी रिसेंट टाइम में, अगर आप इसको छोड़ दो ना, तो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जापान में आप देखिए 1990 में जापान में जो इन्फ्लेशन थी वो 3.08% थी। वो इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली गिर रही है। कई बार ऐसा भी हुआ कि जापान में निगेटिव इन्फ्लेशन रेट है और आज जापान की इन्फ्लेशन रेट करीब करीब 1% के आसपास है। अगर इसी को आप स्टॉक मार्केट से जोड़ोगे तो आप देख सकते हो 1990 के बाद आज तक जापान ने अपना हाई क्रॉस नहीं किया है। इसको बोलते हैं बेयर मार्केट। करीब करीब 30 साल की बेयर मार्केट है जापान में। तो जापान में इन्फ्लेशन ही नहीं है। जापान वाले चाहते हैं उनके देश में इन्फ्लेशन आए, क्योंकि महंगाई नहीं है, वहां पे खर्चा ही नहीं हो रहा, कंपनियां कमा ही नहीं रही है। तो बेसिकली अगर अब मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन आप बात समझिए, कोई भी चीज किसी भी एक क्वांटिटी में अच्छा होता है, ओवर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आज के दौर में दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन है एक्चुअली ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इन्फ्लेशन होने की दो वजह से इन्फ्लेशन होती है। एक इन्फ्लेशन होती है डिमांड की वजह से और दूसरी होती है सप्लाई की वजह से। डिमांड अगर बढ़ जाए ना तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसका मतलब है, अगर कोई भी चीज है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसमें बेसिकली महंगाई बढ़ी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए कि कार है, अगर आपको कार खरीदनी है, अगर बहुत ज्यादा कार की डिमांड है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ऐसी इन्फ्लेशन को एक्चुअली अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा है। अब जो दूसरी टाइप की इन्फ्लेशन होती है वो सप्लाई की वजह से। मान लेते हैं कि सिर्फ 10 ही कार है, अब शॉर्टेज है तो इसकी वजह से उसके सप्लाई में प्रॉब्लम है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से होती है वो इन्फ्लेशन अच्छी होती है, और जो इन्फ्लेशन सप्लाई की वजह से होती है वो इन्फ्लेशन एक्चुअली खराब होती है। तो आज के दौर में अगर आप देखोगे तो दोनों भी प्रॉब्लम है। डिमांड की वजह से भी इन्फ्लेशन है और सप्लाई की वजह से भी इन्फ्लेशन है। अब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि एक्चुअली क्या है पता है, लोगों की जेब में आज बहुत पैसा आ चुका है। लोगों के पास इतना पैसा है ना, वो खर्चा करना चाहते हैं, इसलिए अल्टीमेटली डिमांड बढ़ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है, लोगों के पास पैसा कहां से आया?
इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में जो मंदी आई थी, जो क्रैश आया था स्टॉक मार्केट में, उसके बाद यूएस को एक बात समझ में आ गई, यूएस को और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को एक बात समझ में आ गई, अगर किस स्टॉक मार्केट को बचाना है या इकोनॉमी को बचाना है तो पैसा छापना पड़ेगा। तो 2008 में जो चीज लोगों को समझ आई वो इन्होंने इस बार कोविड के फॉल में कर दिया। तो कोविड में जो स्टॉक मार्केट गिरी थी, इसमें इतना पैसा छपाया ना, इतना पैसा छपा, स्पेशली यूएस में। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें बैलेंस्ड, आगे चल के डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। यूएस में इतना पैसा छपाना कि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि उनको अभी खर्चा करना है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। और दूसरा जो प्रॉब्लम है सप्लाई का। अब सप्लाई का जो मेन इश्यू है वो एक्चुअली रशिया यूक्रेन का वॉर है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन डेटा, इनफैक्ट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अगर आप देखोगे ना, तो जो मेजर इन्फ्लेशन है उसका जो रीजन है वो एक्चुअली ऑयल एंड गैस है। जो क्रूड ऑयल है और जो गैस है, इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई साइड इश्यूज है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन है। अब दोनों इन्फ्लेशन यहां पे आके रुक गई है। अब अगर आपको डिमांड की इन्फ्लेशन को कम करना है कि लोगों से अगर पैसा लोगों पे ज्यादा आ गया, उनको डिमांड अगर जनरेट हो रही है ना, इसके लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। अब उसका कैसे रीजन है मैं आपको बताता हूं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना, तो जो लोन है ना वो और महंगे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से डिमांड खुद ब खुद कम हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आज आपको घर लेना है, अब घर लेने के लिए मान लेते हैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन का, वो भी 7 से 9% हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका घर और महंगा हो जाएगा। इस तरीके से डिमांड को दबाया जा रहा है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए या तो आपको डिमांड को कम करना है या तो सप्लाई को बढ़ाना है, सिंपल बात है। तो डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाती है। लेकिन अब देखा जाए तो इसका उल्टा इफेक्ट भी होने वाला है। अब अगर इंटरेस्ट रेट जितना आप ज्यादा बढ़ाओगे ना, इसकी वजह से ग्रोथ भी कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आप समझिए इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, जो कि प्रॉब्लम है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। अब अगर आप समझिए इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा रहे हो, लोन अगर महंगे हो गए, अब जब लोन महंगे हो गए तो ऑब्वियस ही बात है, जिसको घर खरीदना है वो घर नहीं खरीदेगा, जिसको गाड़ी खरीदना है वो गाड़ी नहीं खरीदेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचोगे तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा ग्रोथ पे। अगर आप कार नहीं खरीदोगे तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, देश कैसे चलेगा। तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन तो शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो बेसिकली ये ऐसा है कि आप एक मरीज को जगाने के लिए स्टेरॉइड दे रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में तो मरीज ठीक हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट उल्टे होने हैं। और सप्लाई साइड में तो ऐसा है कि जब तक ये रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हो जाता, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आने वाली। हम लोग ये देखते हैं कि कितनी महंगाई है और क्या ब्याज दर है। तो इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो, इंडिया में जो महंगाई रेट है वो फिलहाल 7% है, इन्फ्लेशन रेट 7% है, और जो ब्याज दर है वो 4.9% है। तो इसका मतलब है इंडिया में इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो करीब करीब सेम ही है, -2% के आसपास का डिफरेंस है। बट अगर आप देखते हो यूएस में, यूके में, यूरोप में, आप देखिए -7%, -8%, -8.6%। इसका मतलब है वहां पे ड्रास्टिकल मिसमैच है। तो अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 7% की इन्फ्लेशन हमारे पास है। एंड आप देखिए कि 7% की इन्फ्लेशन हमारे लिए इस कंट्री में बहुत ही नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम हो रही है यूएस के साथ, क्योंकि हमने उतना पैसा प्रिंट भी नहीं किया था। देखा जाए तो जितना पैसा इन्होंने जो डिमांड क्रिएट करने के लिए जितना पैसा यूएस ने प्रिंट किया उतना हमने नहीं किया। और अगर देखा जाए तो यूएस, यूके, यूरोप में आप देखिए कितना ज्यादा मिसमैच है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इस डिमांड को कम करने के लिए इनको एग्रेसिवली रेट हाइक करने पड़ेंगे, एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी। 15 जून को जो फेड का मीटिंग हुआ उसमें 0.75% रेट हाइक हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़े 0.75%, और 0.75% पिछले 28 साल में सबसे ज्यादा यूएस के लिए। और सितंबर में भी यही चांस है कि 0.75% का रेट हाइक और हो जाए। तो इसका क्लियर मतलब है कि ये जो यूएस और जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और इनके इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इनको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इस डिफरेंस को बहुत कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है बहुत सारे स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बट अगर हम हमारी बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, ये डिफरेंस ऑलरेडी बहुत कम है, तो हम थोड़ा बहुत भी रेट हाइक वगैरह कर लेना तो मैनेज हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर ये है कि ये जो इंटरेस्ट और ये जो इन्फ्लेशन है, इसके डिफरेंस की वजह से रिसेशन की जहां तक बात आ जाती है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, जैसे यूएस है, यूके है, जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, इनमें अभी भी खतरा मंडरा रहा है कि लोग रिसेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात करें तो इसके चांसेस बहुत ही कम है,
क्योंकि हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इस साल भी आरबीआई ने 7% की ग्रोथ रेट बताई है कि मतलब ऐसे माहौल में भी हमारी कंट्री 7% से ग्रो करने वाली है। तो रिसेशन का जो मैटर है हमारे यहाँ नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो ग्लोबल कंट्रीज में है। लेकिन वही बात है ना, अगर आपके घर के बाजू में कोई बीमार है तो रोना तो आपको पड़ेगा ना, आंसू तो बहाना पड़ेगा, खुश थोड़ा ना हो सकते, पार्टी थोड़ा ना कर सकते हो। बस ये रीजन है, हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है। जो मसला है वो बाहर वाली कंट्रीज में, तो रिसेशन में हो सकता है वो लोग चले जाएं, इम्पैक्ट हमारे पे भी पड़ेगा। लेकिन हमारी पर्सनल दिक्कतें कुछ खास नहीं है। हमारे को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप समझिए, वो है क्रूड ऑयल। हम लोग बिगेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। अगर देखा जाए तो जो यूएस है, चाइना है, ये लोग क्या है मालूम है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग है, इनके पास कंजम्पशन नहीं है। हमारी एक ऐसा कंट्री है ना जो हम खुद में इतने हैं ना कि हम खुद बना भी सकते हैं, हम खुद खा भी सकते हैं। तो हमारे को जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना क्रूड ऑयल है। अगर ये रशिया यूक्रेन का मैटर सुलझ जाता है और क्रूड ऑयल अगर हमको सस्ते दामों में मिल जाता है तो हमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अगर पूरा वर्ल्ड रिसेशन में चले जाए, तो हम खुद में मैनेज कर लेंगे। हाँ, वो लेवल की ग्रोथ नहीं होगी बिकॉज बहुत सारी चीजें इंपोर्ट में भी रहती हैं, लेकिन हम आइसोलेट होके भी हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग को क्रूड ऑयल सस्ता मिले। इनफैक्ट हमको तो मिल भी रहा है, $30 सस्ता मिल रहा है रशिया से। बट एक बात आप समझिए कि अब जो पूरी वर्ल्ड में इतनी ऐसी सिचुएशन बन गई ना कि ये जो वॉर है ना, इसको बहुत ज्यादा पुल ऑन लोग नहीं कर सकते। यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो बैंकरप्ट हो जाएगी अगर ये वॉर चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक दिन आप सुबह उठोगे और आपको पता चलेगा कि ये वॉर खत्म हो गई, और जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी, ये जो क्रूड ऑयल जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है ना उस हिसाब से गिरेगा, और जैसे ही गिरेगा हमारी इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व। सेम अगर आप यूएस का भी डेटा देखोगे ना तो उनकी इन्फ्लेशन में भी मेजर कंट्रीब्यूटर क्रूड ऑयल ही है, उनका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उनका जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का इतना ज्यादा मिसमैच है ना कि उनको धक्का फिर भी बैठेगा, तो वो तो इतने जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारी पर्सनली आप बोलो तो मुझे नहीं लगता हमारी इकोनॉमी में कोई भी दिक्कत है। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात करूं, मैंने लास्ट टाइम भी दोस्तों वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो में मैंने क्लियर बोला है कि मेरे हिसाब से इस मार्केट का बॉटम लग चुका है। आप बस समझिए, बड़ी मंदी कभी भी ना अननोन रीजन की वजह से नहीं आती। ये जो सब रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब रीजन सभी को पता है। तो जिस तरीके से जब मार्केट 18,600 के आसपास थी, जब टॉप के आसपास थी, तो मार्केट जब अच्छी चीजों को फैक्टर इन कर रही थी ना, अब ये जो लेवल के आसपास एक्चुअली मार्केट ये सब चीजों को फैक्टर इन कर रही है। रशिया यूक्रेन का वॉर, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, एफआईएस की सेलिंग, सब कुछ फैक्टर इन हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मार्केट अपना बॉटम बना के एक बहुत अच्छी रैली एक कमिंग डेज में हमारा इंतजार करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आप और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो ऑब्वियस ही बात है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट जरूर होगा, तो आप उसे शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।